हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 58 हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की। आज इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 45 टीएस गरेवाल बुक का कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 45। चलिए सबसे पहले हम अपना जो क्वेश्चन है उसे एक बार रीड करते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या पर्टिकुलर्स जो है वो गिवन है। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमने एक कैश फ्लो स्टेटमेंट को जो है वो प्रिपेयर करना है। आपको सबसे पहले पर्टिकुलर्स जो है वो आपके क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले आपको दिया गया है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के बैलेंसेस गिवन है। शेयर कैपिटल को जो है वो हम अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो है वो इंक्लूड करते हैं। मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगी कि मैंने किस पॉइंट को किस पार्ट में जो है वो समझाया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उन पार्ट्स को भी जो है वो चेक कर सकते हैं। सभी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को मैंने एक्सप्लेन किया है पार्ट 3 में। उसके बाद है हमारे पास पॉइंट रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस के साथ आपको मेंशन किया गया है नोट नंबर 1। इट मीन्स रिजर्व्स एंड सरप्लस की जो आइटम्स हैं वो आपको नोट्स टू अकाउंट में से जो है वो चेक करनी है। नोट्स टू अकाउंट में आप देख सकते हैं आपको सबसे पहले गिवन है 1 नंबर पर रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो है वो आपको सरप्लस के बैलेंसेस गिवन है और साथ में लिखा गया है दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और हम इस बैलेंस को यूज करेंगे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जो है हम उन्हें कैलकुलेट करेंगे। इसे हम किस तरह से यूज करते हैं ये मैंने पार्ट 5 में जो है वो समझाया है। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में जो है वो आपको गिवन है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को हम यूज करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। इन्हें भी मैंने जो है वो पार्ट 3 में जो है वो समझाया है। उसके बाद है हमारे पास करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में हमें सबसे पहले गिवन है ट्रेड पेबल्स और उसके बाद गिवन है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इन दोनों ही आइटम्स को जो है वो हमने हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में यूज करना है जब हम हमारी वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। WC मीन्स वर्किंग कैपिटल। जब हम एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल सॉल्व करेंगे तब हम इन दोनों आइटम्स को जो है वो एडजस्ट करेंगे। अब वर्किंग कैपिटल को कैसे एडजस्ट करते हैं ये मैंने जो है वो पार्ट 7 में समझाया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है शॉर्ट टर्म प्रोविजन से रिलेटेड। अगर आप एक बार चेक कीजिए जो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 43 है उसमें भी आपको बैलेंस शीट में गिवन है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, बट उसमें जो है वो आपको नोट नंबर मेंशन है 2 और नोट नंबर 2 में जो है वो आपको गिवन है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के जो है वो बैलेंसेस गिवन है। आपको क्वेश्चन नंबर 43 में बताया गया है कि जो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के बैलेंसेस आपको क्वेश्चन में गिवन है उसमें आपको जो है वो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बैलेंसेस बताए गए हैं क्वेश्चन नंबर 43 को अगर आप चेक करें। बट यहाँ पर हमें कुछ भी बताया नहीं गया है कि जो ये शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं, ठीक है, इनके जो ये बैलेंसेस आपको गिवन है ये किस आइटम से रिलेटेड आपको जो है वो बैलेंसेस गिवन है। अगर यहाँ पर स्पेसिफाई होता कि ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो है इसमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बैलेंसेस आपको गिवन है फिर तो हमें उसका ट्रीटमेंट पता था, हमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनाना पड़ता क्वेश्चन में और पेड और मेड कैलकुलेट करना पड़ता। बट यहाँ पर हमें स्पेसिफाइड ही नहीं है कि शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में किस आइटम के जो है वो बैलेंसेस गिवन है। इसमें कोई भी बैलेंस हो सकता है, जितनी भी हम शॉर्ट टर्म प्रोविजंस बनाते हैं, चाहे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करते हैं या फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनाते हैं, कोई भी बैलेंस जो है वो इसमें हो सकता है। तो हमें अब पता नहीं है कि हम इसे किस तरह से जो है वो ट्रीट करें। अगर तो यहाँ स्पेसिफाइड होता कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बैलेंसेस हैं या इस पर्टिकुलर आइटम के बैलेंसेस हैं, फिर तो हमने जैसे उसे ट्रीट करने का मेथड है हमने उसी तरह से ही उसे ट्रीट करना था।
बट अब यहाँ पर हमें स्पेसिफाइड ही नहीं है कि ये शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के बैलेंसेस किस आइटम के हैं, तो हमने इसे जो है वो वर्किंग कैपिटल के साथ ही जो है वो कंबाइन कर दिया है, क्योंकि दिया तो ये हमें करंट लायबिलिटीज के अंडर ही है। करंट लायबिलिटीज को हम तो अपनी वर्किंग कैपिटल में एडजस्ट करते ही हैं। अब इसके बारे में कुछ पता नहीं है कि ये किस से रिलेटेड बैलेंसेस हमें गिवन है, किस आइटम से, तो हमने इसे जो है वो वर्किंग कैपिटल में ही एडजस्ट कर दिया है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर बताया होता कि ये जो पर्टिकुलर बैलेंसेस हैं ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के हैं, फिर आपको इसका एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ता, और जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते ही हैं, जैसा हमने 43 क्वेश्चन में किया ही है, फिर हमने इसे वर्किंग कैपिटल में एडजस्ट नहीं करना था। तो अगर आपने अभी तक क्वेश्चन नंबर 43 नहीं सॉल्व करा है तो आप उसे पहले एक बार जरूर जो है वो सॉल्व करें। नेक्स्ट हम चलते हैं एसेट्स की तरफ। एसेट्स में हमें गिवन है फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स में गिवन है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स का हमें नोट नंबर बताया गया है और इनटेंजिबल एसेट्स का भी जो है वो हमें नोट नंबर गिवन है। जो टेंजिबल एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स में आपको गिवन है मशीनरी के बैलेंसेस और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस। सबसे पहले तो जो हमारे मशीनरी है, टेंजिबल एसेट्स होते हैं जो हमारे, हम उन्हें हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जो है वो यूज करते हैं। हम उन्हें अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जो है वो यूज करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के जो है वो बैलेंसेस क्वेश्चन में गिवन है, तो इट मीन्स हम यहाँ पर हमारे डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट नंबर 2 जो मैंने आपको पार्ट 31 में समझाया है, हम उसे जो है वो यहाँ पर यूज करेंगे। ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट होता है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है। पेपर में ज्यादातर चांस जो है वो इसी पॉइंट के आने का ही होता है, तो आप पार्ट 31 जो है वो एक बार जरूर अच्छे से समझ लें। मैंने विद एग्जाम्पल जो है ये सारा पॉइंट समझाया है। नेक्स्ट है हमें क्वेश्चन में गिवन इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स में आपको गिवन है गुडविल। जो हमारे जितने भी इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं हम उन्हें या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम उन्हें हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक आइटम में जो है हमने हमारी गुडविल को एडजस्ट करना होता है। गुडविल हो या कोई भी इनटेंजिबल एसेट हो, सबके जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। इन दोनों एक्टिविटीज में से किसी एक एक्टिविटी में हमारा इनटेंजिबल एसेट जो है वो जाता है। बाकी जब हम अकाउंट्स बनाएंगे तब मैं आपको समझाऊंगी कि इन दोनों में से किस में हमारा जो गुडविल है उसको जाना है। अगर आपने इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझनी हो तो आप पार्ट 21 जो है वो जरूर चेक करें, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो एक्सप्लेन किया है। आपको वहां से भी क्लियर हो जाएगा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी गुडविल के अकाउंट की। अब ये तो हमने हमारी बैलेंस शीट रीड कर ली। नेक्स्ट अब हमारे पास बचे हैं हमारे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपको गिवन है सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है ये मैं ऑलरेडी लास्ट पार्ट में जो है वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पार्ट 57 में। इसे हम यूज करते हैं जब हमने लास्ट में अपना जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करना है, दैट इज जब हम अपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को लिखते हैं, दैट इज ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तब हम इस करंट इन्वेस्टमेंट को जो है वो यूज करेंगे, क्योंकि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ही एक पार्ट होता है। उसके बाद गिवन है आपको इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज गिवन है, उसके बाद गिवन है ट्रेड रिसीवेबल्स। ये जो दोनों आइटम्स हैं हम इन्हें यूज करेंगे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, जब हम हमारी वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। वर्किंग कैपिटल को मैंने समझाया है पार्ट 7 में। पार्ट 7 चेक करें, मैंने उसमें बताया है कि हम वर्किंग कैपिटल जब फाइंड आउट करते हैं तब हम किन किन आइटम्स को जो है वो वर्किंग कैपिटल में इंक्लूड नहीं करते हैं। उसमें मैंने बताया है कि जो हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स या उनके कंपोनेंट्स होते हैं हम उन्हें हमारी वर्किंग कैपिटल में इंक्लूड नहीं करते हैं। उसके बाद लास्ट में आपको गिवन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इन्हें तो हम एट दी एंड ही जो है वो यूज करते हैं अपना आंसर कंप्लीट या वेरीफाई करने के लिए। अब आपको लास्ट में जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है। क्वेश्चन में आपको बताया गया है ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीन कॉस्टिंग 48,000 ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन वाज
32,000 was sold for ₹12,000। हमने यहाँ पर मशीन को सेल किया है, तो जब हम हमारी मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, मशीन बेची है तो जब हम अपनी मशीन का अकाउंट बनाएंगे तब हम जो है वो इस एडजस्टमेंट को भी जो है वो अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। ये भी मैंने इन डिटेल जो है वो पार्ट 31 में समझाया है, तो आप एक बार पार्ट 31 जो है वो जरूर चेक करें। चलिए लर्नर्स, अब मैंने आपको समझा दिया है कि हमने किस आइटम को जो है वो कहाँ पर डालना है। अब हम जो है वो अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे हमारे वर्किंग नोट्स और उसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे हमारे फेयर नोट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे हमारा फर्स्ट वर्किंग नोट जो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का। सो यहाँ पर आपको जो है वो बैलेंस शीट के अंदर जो है वो नोट्स टू अकाउंट में जो है वो सरप्लस के बैलेंसेस जो है वो गिवन है। इट मीन्स मैंने आपको पार्ट 5 में जो 3 पॉइंट समझाए हैं उनमें से जो पॉइंट नंबर 3 है हम उस पॉइंट को जो है वो यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लोजिंग बैलेंस आपको जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख और यहाँ से हम माइनस करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओपनिंग बैलेंस आपको जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख। इसे माइनस करने के बाद आ जाएगा 2 लाख। अब हम कुछ आइटम्स यहाँ से प्लस करते हैं और कुछ को हम माइनस करते हैं, बट आपको क्वेश्चन में कोई भी आइटम जो है वो गिवन नहीं है जो हम यहाँ पर प्लस माइनस कर सकते हैं। तो इट मीन्स यही हमारा फाइनल आंसर होगा 2 लाख नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का। क्वेश्चन में देखिए आपको 2 इयर्स मेंशन है, 2013 एंड 2014। 13 जो है वो आपका ओपनिंग ईयर है, मीन्स जो स्टार्टिंग ईयर है, और जो 14 है वो आपका क्लोजिंग ईयर है। ध्यान रखें आप इस बात का। अब चलिए प्रिपेयर करते हैं हम अपना सेकंड वर्किंग नोट जो है मशीनरी का। मशीनरी का अकाउंट में ऑलरेडी इन डिटेल समझाया हुआ है पार्ट 30 और 31 में। आप वहां से एक बार जो है वो इस अकाउंट को चेक जरूर करें। सबसे पहले हम बैलेंसेस नोट डाउन करेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपको मशीनरी का गिवन है 20 लाख और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपको गिवन है 25,40,000 का। उसके बाद आपको प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन या जो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के बैलेंसेस हैं वो भी आपको गिवन है। इसका भी अकाउंट आप साथ ही प्रिपेयर कर लें। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है 3 लाख और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है आपको 4 लाख। अब मैंने बैलेंसेस को क्रेडिट साइड से स्टार्ट क्यों किया है ये आपको पार्ट 30 और 31 से जो है वो क्लियर हो जाएगा, तो आप पार्ट 31 जो है वो एक बार जरूर चेक करें। उसके बाद आपको क्वेश्चन में लास्ट में एक एडजस्टमेंट गिवन है जिसमें हमने मशीन को सोल्ड किया है। तो सबसे पहले हम उस एडजस्टमेंट को जो है वो सॉल्व करते हैं और वहां से हमें हमारा जो प्रॉफिट और लॉस है वो हमें जो है वो पता चल जाएगा, जिसे हमने अकाउंट में फिल करना है। अब देखिए आपको वर्किंग नोट में जो है वो सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको बताया गया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 48,000 जो है वो कॉस्ट है हमारी मशीन की जिसे हमने सेल किया है। उसके बाद आपको बताया गया है ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन वॉज 32,000 जिसके ऊपर हमने 32,000 की जो है वो डेप्रीसिएशन चार्ज करी है। डेप्रीसिएशन को हम यहाँ से करते हैं माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन और माइनस करने के बाद हमारे पास आई है वैल्यू 16,000।
ये 16,000 है हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू, या हम जिसे बुक वैल्यू भी कह सकते हैं। अब क्वेश्चन में आपको बताया गया है साथ में वॉज सोल्ड फॉर 12,000, इट मीन्स हमने इसे 12,000 के ऊपर जो है वो सेल किया है। 16,000 की पार्ट को या 16,000 की आइटम को हमने 12,000 के ऊपर जो है वो बेच दिया। इट मीन्स हमने कम अमाउंट के ऊपर बेचा है, घाटे पर बेच दिया है। 16,000 की चीज को 12,000 में बेच दिया है। इट मीन्स हमें यहाँ पर जो है वो 4,000 का लॉस हुआ है, लॉस ऑन सेल 4,000 रुपीज। चलिए अब हमने अपना ये वर्किंग नोट सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ से सारी अमाउंट्स जो है वो हमें हमारे ऊपर के दोनों अकाउंट्स में जो है वो डालनी है। सबसे पहले तो जो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट है, हम यहाँ पर दो चीजें और डालते हैं। एक हम डालते हैं यहाँ पर टू मशीनरी लिखेंगे, मतलब जिस एसेट को हमने बेचा है, ठीक है, और जिसका एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट बन रहा है, उसका हमने नेम जो है वो यहाँ पर लिखना है। टू मशीनरी, यहाँ पर हम डेप्रीसिएशन लिखते हैं, डेप्रीसिएशन ऑन सेलिंग पार्ट, बेचने वाले पार्ट के ऊपर हमने कितनी डेप्रीसिएशन लगाई है, वो है 32,000। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस, एक ही अमाउंट बची है बस यहाँ पर डालने वाली, जिसे हम एज अ बैलेंसिंग फिगर जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ये अमाउंट होती है डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। इट मीन्स टोटल हमारे एसेट के ऊपर जो है वो कितनी डेप्रीसिएशन हमने चार्ज करी है। डेबिट साइड का टोटल है 4,32,000, उसमें से हमने माइनस कर दिया 3 लाख और इधर बचेगा 1,32,000 बैलेंसिंग फिगर, और हमारा जो ये अकाउंट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए सॉल्व करते हैं हम इसके ऊपर वाला अकाउंट। यहाँ पर हमने लिखना है बाय बैंक सेल हमने करी है 12,000 की। उसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल, लॉस हुआ है सेल करने पर 4,000 का। उसके बाद एक और अमाउंट आइटम आएगी यहाँ पर, वो है जो ये मशीनरी लिखी है, ठीक है, इसे हमने ट्रांसफर करना है इस अकाउंट में। सो हम यहाँ लिख देंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। इसे हमने यहाँ पर क्यों ट्रांसफर किया है, रीजन क्या है, वो सब मैंने पार्ट 31 में समझाया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अब आपको जो है वो बैलेंस करना है अपने मशीनरी के अकाउंट को, कि दोनों साइड्स जो हैं वो बैलेंस्ड है या नहीं है। यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल बन रहा है 25,88,000 और डेबिट साइड पर जो है वो डिफरेंस बच रहा है 5,88,000 का। तो हम इसे डाल देंगे टू बैंक बैलेंसिंग फिगर और ब्रैकेट में लिख देंगे परचेज। हमने टू बैंक में क्यों बैलेंसिंग फिगर डाला है, क्योंकि डेबिट साइड पर जो है वो तीन ही चीजें आती हैं, एक ओपनिंग बैलेंस, एक टू बैंक परचेज और एक टू प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट ऑन सेल। अब सेल होने पर हम लॉस ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो इट मीन्स अब हम इस साइड जो है वो प्रॉफिट नहीं डाल सकते। प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कोई एक आइटम ही जो है वो आपको आपके अकाउंट में लिखनी है। अब जो हमारे दोनों अकाउंट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमने किस आइटम को जो है वो कहाँ पर लिखना है। जो ये हमने लिखा है टू बैंक बैलेंसिंग फिगर परचेज में, जब हम हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज प्रिपेयर करेंगे तब हम इसे वहां से माइनस करेंगे। माइनस करने का मतलब है हम इसे एज अ आउटफ्लो जो है वो शो करेंगे। जो बाय बैंक सेल है इसे हम हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जो है वो पॉजिटिव अमाउंट से लिखेंगे। इट मीन्स हम इसे एज अ इनफ्लो शो करेंगे। ध्यान रखिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हो, अकाउंट में जहां पर टू बैंक या बाय बैंक आएगा उन्हीं आइटम्स को जो है वो आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना है। जो ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल है, इसे हम हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड कर देंगे अंडर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। जो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है इसका कोई भी ट्रीटमेंट अब नहीं होगा हमारे क्वेश्चन में, हमें ये सिर्फ अपना अकाउंट कंप्लीट करने के लिए जो है वो चाहिए होती है। जो ये मशीनरी हमने डाली है इसका भी अब कोई यूज नहीं है क्वेश्चन में। जो ये बचा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस
जो हमने लिखी डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, इसे हम यूज करेंगे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में और हम इसे प्लस करेंगे अंडर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि जो डेप्रीसिएशन है वो हमारी एक तरह का नॉन कैश एक्सपेंस जो है वो होता है। चलिए लर्नर्स, आई होप अब आपको मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट किस तरह से बनाना है ये क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है तो आप पार्ट 31 जरूर चेक करें और जो छोटे क्वेश्चंस हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के एक्सरसाइज में आप उन्हें जो है वो जरूर सॉल्व करें। आगे हम प्रिपेयर करते हैं गुडविल का अकाउंट। इसे नंबर दे दीजिए 3। गुडविल का अकाउंट मैंने इन डिटेल जो है वो एक्सप्लेन किया है पार्ट 21 में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो सॉल्व करा है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इस अकाउंट से रिलेटेड तो आप पार्ट 31 जो है वो जरूर चेक करें। गुडविल का अकाउंट सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 2,24,000। उसके बाद गिवन है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपको गिवन है 80,000 और कोई एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है अकाउंट से रिलेटेड, तो इट मीन्स अब हमने सिर्फ इसे जो है वो बैलेंस करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल, क्योंकि वो ज्यादा है 2,24,000। क्रेडिट साइड का जो है वो टोटल कम है। कितना कम है? वो है 1,44,000 बैलेंस जो है वो बच रहा है। अब हम इसे डाल देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस रिटर्न ऑफ बैलेंसिंग फिगर के नेम से। अब मैंने इसमें क्यों डाला है ये आपको पार्ट 21 से क्लियर हो जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद और जो ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस हमने डाला है, जब हम हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को सॉल्व करेंगे तब हम जो है वो इसे ऐड करेंगे अंडर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, क्योंकि हमने जो है वो गुडविल को राइट ऑफ कर दिया है और जो राइट ऑफ करते हैं आइटम्स हम उन्हें अपने प्रॉफिट एंड लॉस में जो है वो प्लेस करते हैं। उसके बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट अकाउंट की तरफ। इसे नंबर दे देते हैं नंबर 4, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का अकाउंट। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का अकाउंट मैंने इन डिटेल समझाया है पार्ट 45 में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो मैंने सॉल्व करवाया है। मैंने विद जर्नल एंट्री समझाया है कि हम इसका अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, तो आप पार्ट 45 जो है वो एक बार जरूर चेक करें। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,40,000। उसके बाद टू बैलेंस कैरिड डाउन 4,80,000। अब आपको क्वेश्चन में और कोई भी एडजस्टमेंट जो है वो गिवन नहीं है लॉन्ग टर्म बोरिंग से रिलेटेड, तो इट मीन्स अब हमें सिर्फ जो है वो अपना अकाउंट बैलेंस करना है। टोटल जो है वो डेबिट साइड का ज्यादा है, क्रेडिट साइड पर जो है वो डिफरेंस बच रहा है 1,40,000 का। अब हम इसे डाल देंगे बाय बैंक के नेम से, साथ में लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर और नीचे ब्रैकेट में लिख दीजिए रेजिंग ऑफ बोरोइंग्स। हमने बोरोइंग्स को जो है वो रेज किया है। अब ये रीजन क्यों लिखा है ये आपको पार्ट 45 से जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब जो हमने लिखा है बाय बैंक, हम इसे जो है वो यूज करेंगे हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। हमने रेज किया है तो इट मीन्स हमारे बिजनेस में जो है वो इनफ्लो होगा, तो हम उसे वहां पर जो है वो पॉजिटिव अमाउंट के साथ जो है वो शो करेंगे। अब चलते हैं अपने लास्ट अकाउंट की तरफ। इसे नंबर दे देते हैं नंबर 5, शेयर कैपिटल का अकाउंट। शेयर कैपिटल के बैलेंसेस आपको क्वेश्चन में गिवन है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टू बैलेंस कैरी डाउन। ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 22 लाख और क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन है 24 लाख। शेयर कैपिटल का जो अकाउंट है वो मैंने पार्ट 46 जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करवाया है, उसमें इन डिटेल विद जर्नल एंट्री जो है वो समझाया है। आप पार्ट 46 से जरूर चेक करें अगर आपको कोई भी डाउट है शेयर कैपिटल के अकाउंट से रिलेटेड। अब हमें अपना अकाउंट जो है वो कंप्लीट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में शेयर कैपिटल से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट जो है वो गिवन नहीं है। यहाँ जो टोटल है वो डेबिट साइड का ज्यादा है 24 लाख
और क्रेडिट साइड पर 2 लाख का जो है वो डिफरेंस बच रहा है। तो हमें अब डिफरेंस को डालना है बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर के नेम से, और यहाँ पर आपको साथ में लिख देना है रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल या फिर रेजिंग ऑफ शेयर्स। जब हम अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बनाएंगे तब हम जो है वो इसे जो है वो एज अ इनफ्लो जो है वो शो करेंगे, क्योंकि हमने शेयर्स को रेज किया है, और जब भी हम शेयर्स रेज करते हैं तो हम पैसा रिसीव करते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसे ओरली भी प्रिपेयर कर सकते हैं, शेयर कैपिटल का और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का अकाउंट। जो इनकी अमाउंट्स हैं वो आप ओरली भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में इनसे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स गिवन नहीं है। आपको जिस आइटम की एडजस्टमेंट गिवन हो आप उसका अकाउंट जो है वो ज़रूर वर्किंग नोट्स में जो है वो प्रिपेयर करें, क्योंकि जो भी हमें एडजस्टमेंट्स क्वेश्चन में आती हैं वो एग्जामिनर जो है वो स्पेशली चेक करता है कि आपने किस तरह से एडजस्टमेंट्स को सॉल्व किया है। तो एडजस्टमेंट्स आपको वर्किंग नोट में जो है वो सॉल्व करनी ही पड़ेंगी, तो आप उन्हें सॉल्व ज़रूर करें। जैसे यहाँ देखिए, शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस था 22 लाख और क्लोजिंग है 24 लाख। इट मीन्स जो बैलेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने का मतलब है कि हमने जो नए शेयर्स हैं वो इशू कर दिए, जिससे हमारी जो शेयर कैपिटल है वो बढ़ गई। तो इट मीन्स हम सीधा भी यहाँ से लिख सकते थे रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल 2 लाख रुपीज। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का ओपनिंग बैलेंस है 340 और क्लोजिंग है 480। यहाँ भी जो बैलेंस है वो बढ़ रहा है। इट मीन्स हमने नई लाइबिलिटीज जो हैं वो रेज कर ली हैं। और बोरो करेंगे, ज़्यादा बोरो करेंगे तो हम ज़्यादा पैसा जो है वो रिसीव भी करेंगे। तो इट मीन्स हमारा जो है वो यहाँ पर इनफ्लो हो रहा है। तो आप यहाँ सीधा भी लिख सकते थे रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 1,40,000। ध्यान रखिए, लिखना आपको हमेशा जो है वो इनका डिफरेंस ही है। बाकी आप ओरली भी जो है वो इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब हमने हमारे सभी वर्किंग नोट्स जो हैं वो बना लिए हैं, और मैंने आपको साथ साथ समझा भी दिया है कि हमने किस आइटम को जो है वो कहाँ पर डालना है। अब चलिए, अब हम अपने जो फेयर नोट्स हैं उन्हें प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो आपने सबसे पहले ऊपर लिखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। साथ में आपको यहाँ पर मेंशन करना है क्लोजिंग ईयर 2014, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग ईयर 2014 बताया गया है, तो आपने यहाँ पर लिखना है 2014। उसके बाद हम यहाँ पर जो है वो सबसे पहले सॉल्व करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को। फॉर्मेट जो है वो मैंने कंप्लीट समझाया है पार्ट 4, 5, 6 और 7 में, तो आप उन्हें जो है वो एक बार ज़रूर चेक करें थॉरो अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहले जब भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सॉल्व करते हैं तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का, जिसे हमने सॉल्व किया है हमारे वर्किंग नोट नंबर 1 में, और जिसकी अमाउंट हमें पता चली थी 2 लाख रुपीस। अब इसके बाद हम यहाँ पर कुछ आइटम्स को ऐड करते हैं और कुछ को जो है वो हम माइनस करते हैं। हम यहाँ पर प्लस करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। अब आपको फाइंड आउट करना है कि आपको क्वेश्चन में कौन कौन से नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है। सबसे पहले देखिए, हमने कैलकुलेट किया था डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी। इसे हमने कैलकुलेट किया था हमारे वर्किंग नोट नंबर 3 में, जिसकी अमाउंट आई है 1,32,000। उसके बाद हमें पता चला था लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, हमें लॉस हुआ है बेचने पर, ये भी हमने मेंशन किया है हमारे वर्किंग नोट नंबर 3 में कि हमें 4,000 का जो है वो लॉस हुआ है। उसके बाद हमने गुडविल को जो है वो राइट ऑफ भी किया है
क्वेश्चन में, गुडविल रिटर्न ऑफ, जो हमें पता चला हमारे वर्किंग नोट नंबर 4 से। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, मशीनरी का वर्किंग नोट है नंबर 2 और गुडविल का है वर्किंग नोट नंबर 3। यहाँ पर 2 आएगा, वर्किंग नोट नंबर 2। गुडविल की हमें अमाउंट पता चली है 1,44,000। उसके बाद हम कुछ आइटम जो है वो यहाँ से माइनस करते हैं, जैसे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को। बट आपको क्वेश्चन में कोई भी नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम गिवन नहीं है, तो आप यहाँ पर डाल दीजिए नील। और अब आपको क्या करना है, आपको इन तीनों आइटम्स को प्लस करना है और लिखना है आउटर कॉलम में। सो तीनों को प्लस करने के बाद अमाउंट आ जाएगी 2,80,000। अब आपको इस 2,80,000 को प्लस करना है इस 2 लाख के साथ जो हमारे पास नेट प्रॉफिट आया है। सो यहाँ अमाउंट आ जाएगी 4,80,000। और आपको यहाँ पर लिखना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर उसके बाद हम यहाँ सॉल्व करते हैं एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल। इसमें आपको जितने भी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज आपके क्वेश्चन में गिवन होंगी, ठीक है, वो आपको जो है वो यहाँ पर एडजस्ट करने हैं। बट कुछ आइटम्स हैं जिन्हें हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते हैं, जो मैंने पार्ट 7 में समझाई हैं, तो आप एक बार उन्हें भी जो है वो ज़रूर चेक करें। यहाँ पर अब हम कुछ आइटम्स को प्लस करते हैं और कुछ को माइनस करते हैं। हम प्लस करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट्स को और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को। माइनस करते हैं हम इंक्रीज इन करंट एसेट्स को और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को। इन्हें मैंने इन डिटेल समझाया है पार्ट 7 में। अब देखिए आपको क्वेश्चन में सबसे पहले लायबिलिटी साइड चेक करते हैं। आपको गिवन है ट्रेड पेबल्स गिवन है। ट्रेड पेबल्स आपको गिवन है, ओपनिंग बैलेंस है 408,000 और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 3,58,000। अब यहाँ पर जो है वो बैलेंस हमारे ट्रेड पेबल्स का डिक्रीज हो रहा है। हमारे ट्रेड पेबल्स का जो बैलेंस है वो डिक्रीज हो रहा है 50,000 से, ठीक है। तो इट मीन्स जब भी हमारी करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम उसे जो है वो माइनस करते हैं। तो ये 50,000 जो है वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद आपको गिवन है शॉर्ट टर्म प्रोविजन के बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंस है 1,54,000 और क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया गया है 1 लाख। यहाँ पर जो हमारी प्रोविजन है वो भी डिक्रीज हो रही है 54,000 से, तो इसे भी जो है वो हम माइनस कर देंगे क्योंकि हमारी करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। उसके बाद आपको गिवन है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का ओपनिंग बैलेंस है 2,42,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 2,58,000। यहाँ पर जो आपकी इन्वेंट्री है वो इंक्रीज हो रही है 16,000 से, दोनों का डिफरेंस है 16,000। जब भी हमारा करंट एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसे जो है वो माइनस करते हैं, तो ये 16,000 भी जो है वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 2,86,000 और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 3,40,000। यहाँ भी जो बैलेंस है वो इंक्रीज हो रहा है 54,000 से और ये 54 भी जो है वो माइनस हो जाएगा क्योंकि जब भी हमारी करंट एसेट इंक्रीज होता है हम उसे माइनस करते हैं। अब मैंने प्लस माइनस इन्हें कैसे किया है ये आपको पार्ट 7 से ही जो है वो क्लियर होगा। अगर आपने अभी तक पार्ट 7 चेक नहीं किया है तो आप उसे चेक जरूर करें। चलिए अब हम सभी आइटम्स को जो है वो हमारे फॉर्मेट में नोट डाउन कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है वो सारी आइटम्स जो है उन्हें नोट डाउन कर लिया है। सारी आइटम्स जो है वो हमारी माइनस की हैं
प्लस की कोई भी आइटम नहीं है, तो मैंने यहाँ पर जो है वो नील लिख दिया है। अब आपको जो है वो इन सब का टोटल करना है और जो फाइनल अमाउंट है वो आपको यहाँ लिखनी है आउटर कॉलम में। इन सभी को प्लस करने के बाद, क्योंकि सभी नेगेटिव के हैं तो सभी प्लस हो जाएंगे और जो फाइनल साइन होगा वो है वो नेगेटिव का रहेगा, क्योंकि नेगेटिव की है सारी अमाउंट्स। यहाँ जाएगा 1,74,000 नेगेटिव का। अब आपको इसको प्लस करना है इस 4,80,000 के साथ। 4,80,000 माइनस 1,74,000। फिर उसके बाद हमारे पास अमाउंट आएगी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस 306,000। यहाँ से फिर हम माइनस करते हैं टैक्स पेड। टैक्स पेड आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो यहाँ लिख दीजिए नील। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये आएगा 306,000। फिर उसके बाद हम यहाँ पर जो है वो प्लस करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स को और माइनस करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को। दोनों की ही वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम लिख देंगे नील और फिर हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 306,000। ये पॉजिटिव में आया है तो हम इसे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर ये नेगेटिव में आता तो हमने लिखना था कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब पॉजिटिव में है तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब हमने यहाँ पर जो ए पार्ट है क्वेश्चन का उसे सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट जो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। अब इनकी आपको अमाउंट्स पता लगेंगी आपके अकाउंट्स में से, जो आपने अकाउंट्स जो है वो सारे अपने प्रिपेयर करे हैं। इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमने एक ही आइटम आएगी यहाँ पर जो है वो मशीनरी, क्योंकि गुडविल को तो हमने राइट ऑफ कर दिया है तो टेंजिबल एसेट्स ही जो है वो बचे हैं यहाँ पर लिखने के लिए। तो अब आपको चेक करना है अकाउंट में जहाँ भी टू बैंक या बाय बैंक आया है आपको जो है वो यहाँ पर उसे मेंशन करना है। सबसे पहले देखिए हमने किया सेल ऑफ मशीनरी। मशीनरी को जो है वो हमने सेल किया है 12,000 के ऊपर। पॉजिटिव में लिख दिया क्योंकि हमने इनफ्लो शो किया है। इसे हमने नोट किया था हमारे वर्किंग नोट नंबर 2 में से। उसके बाद अकाउंट में से हमें पता चला कि हमने कुछ मशीनरी को परचेज भी किया है, ये हमें पता चला, ये भी हमारे वर्किंग नोट नंबर 2 में से। 2 बैंक परचेज जो हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला था 5,88,000, हम इसे लिखेंगे नेगेटिव में क्योंकि हमने जो है वो आउटफ्लो को शो करना है। अब यही 2 आइटम्स आएंगी और कोई आइटम जो है वो यहाँ पर नहीं आएगी। अब बस आपको इन्हें सॉल्व करके जो है वो बाहर लिखना है आउटर कॉलम में। इन दोनों को प्लस माइनस करने के बाद आपकी अमाउंट आएगी 5,76,000, वो भी नेगेटिव का, क्योंकि माइनस की जो अमाउंट है वो बड़ी है। तो आपको यहाँ पर लिखना है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, क्योंकि ये नेगेटिव में आया है। अगर ये पॉजिटिव में आता तो हमने लिखना था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आगे चलिए अब सॉल्व करते हैं हम अपना लास्ट पार्ट जो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में 2 ही अमाउंट्स आएंगी, एक शेयर कैपिटल की और एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की। उन्हें भी हमने जो है वो सेपरेट वर्किंग नोट्स बनाकर सॉल्व किया है। सो शेयर कैपिटल के अकाउंट से हमें पता चला रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अकाउंट से भी हमें पता चला रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स।
दोनों के वर्किंग नोट्स भी आप मेंशन जरूर करें साथ में। शेयर कैपिटल का हमने बनाया है वर्किंग नोट नंबर 5 और बोरिंग्स का हमने बनाया था वर्किंग नोट नंबर 4। शेयर कैपिटल की अमाउंट है हमारे पास 2 लाख और बोरिंग्स की है 1,40,000। दोनों को पॉजिटिव अमाउंट से लिखेंगे क्योंकि दोनों से जो है वो इनफ्लो हो रहा है। तो दोनों को प्लस करके फाइनल अमाउंट आएगी आपकी आउटर कॉलम में जो है 3,40,000। ये आपको पॉजिटिव में आया है तो आपको लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब यहाँ पर हमने जो है वो अपनी तीनों एक्टिविटीज को सॉल्व कर लिया है। अब बस लास्ट पोर्शन बचा है क्वेश्चन को कंप्लीट करने का। अब हम यहाँ पर लिखते हैं नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, इसकी अमाउंट हमें पता लगेगी जब हम प्लस करेंगे तीनों एक्टिविटीज के आंसर्स को। ए मीन्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर, बी मीन्स कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आंसर और सी मीन्स कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का आंसर। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ लिख के, हमने करना है ए प्लस बी प्लस सी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो आंसर है वो आया है 306,000। उसमें हमने प्लस करना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के आंसर को। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आंसर आया है 576,000 नेगेटिव का। फिर आपको प्लस करना है 3,40,000 जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का आंसर। अब इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। 306,000 माइनस 576,000, ये प्लस माइनस जो है वो माइनस बन जाएगा, प्लस 3,40,000। यहाँ पर आपकी अमाउंट आएगी 70,000। 70,000 जो है वो आपका पॉजिटिव में आया है। पॉजिटिव में अमाउंट आई है तो इट मीन्स हम यहाँ पर लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। अगर ये 70,000 जो है वो नेगेटिव में आता तो हमने लिखना था नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। हमने बस तीनों जो एक्टिविटीज सॉल्व करी हैं, ठीक है, ये तीनों 1, 2, 3, इन तीनों के जो आंसर्स हैं हमने उन्हें जो है वो प्लस किया है सिंपली। अब उसके बाद हम यहाँ पर जो है वो प्लस करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस को। अब आपको क्वेश्चन में ढूंढना है कि आपको कौन कौन से कंपोनेंट्स दिए गए हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंस के। एक तो आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंस नेम से ही गिवन है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस की ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट भी मैं इन डिटेल आपको लास्ट पार्ट में समझा चुकी हूँ, पार्ट 57 में। करंट इन्वेस्टमेंट जो होती है ये हमारी एक तरह की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ही होती है और हमारी जो करंट इन्वेस्टमेंट है या जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है ये हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ही पार्ट बनती हैं, जो मैंने पार्ट 1 में, जो इस सीरीज का पार्ट 1 है उसमें मैंने जो है वो समझाया है इन डिटेल। और कौन कौन से आइटम्स हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में इंक्लूड करते हैं वो सब भी मैंने जो है वो पार्ट 1 में समझाया है। आपको क्वेश्चन में खुद ही आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा कंपोनेंट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का। आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं होता है, सिर्फ 3-4 आइटम्स गिवन होंगी, आपको उनमें से खुद ही आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी आइटम जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का पार्ट बनती है। तो इट मीन सभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंस को हमने जो है वो एक साथ ही अपने क्वेश्चन में लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सबसे पहले तो हमें गिवन ही है क्वेश्चन में एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 7,50,000। उसके बाद आपको करंट इन्वेस्टमेंट भी गिवन है, जो भी हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ही पार्ट है, तो उसे भी यहीं पर लिखेंगे। और उसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपको गिवन है 3 लाख। इट मीन्स दोनों का टोटल आपको लिखना है यहाँ पर आउटर कॉलम में, जो है 10,50,000
10,50,000, 10,50,000। अब आपको प्लस करना है 70,000 प्लस 10,50,000, ये आपका बनेगा 12,20,000, 12,20,000। 11,20,000 बनेगा। यहाँ पर जो बैलेंस बचेगा वो है 11,20,000। ये आपका जो है वो फाइनल क्लोजिंग बैलेंस का आंसर जो है वो आपने कैलकुलेट करा है। अब आपको चेक करना है कि आपका जो ये आंसर है वो ठीक है या नहीं है। वो हमें पता चलेगा जो हमें क्लोजिंग बैलेंस हमारे क्वेश्चन में गिवन है। तो इट मीन्स हमने यहाँ पर लिखना है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन था कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, ठीक है। जिन आइटम्स के हमने ओपनिंग बैलेंसेस लिखे हैं उन्हीं के ही हमें अब यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंसेस लिखने हैं। सबसे पहले आपको गिवन है 6,40,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का। अब उसके बाद जो है वो आपको क्वेश्चन में यहाँ पर लिखना है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का आपको क्लोजिंग बैलेंस जो है वो क्वेश्चन में कितना दिया गया है, वो गिवन है 4,80,000। जब हम इन दोनों आइटम्स का टोटल करेंगे तब वो बनेगा 11,20,000। 6,40,000 प्लस 4,80,000 वो बनेगा 11,20,000। इट मीन्स हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बिल्कुल ठीक आया है और हमने जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक जो है वो सॉल्व किया है। इट मीन्स हमें इस क्वेश्चन में से जो है वो 6 में से 6 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। आई होप लर्नर्स आपको अब ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमें कंप्लीट न्यूमेरिकल विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से सॉल्व करते हैं। बहुत इजी होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर आपने छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल्स हैं जो हमें स्टार्टिंग में गिवन है हर एक एक्टिविटी के, अगर आपने उन्हें अच्छे से समझ लिया है तो आप लॉन्ग न्यूमेरिकल जो है वो इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आई होप लर्नर्स अब आपको ये का क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है किसी अकाउंट से रिलेटेड या किसी भी और आइटम से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर बताएं कि आपकी जो क्वेरी है वो क्या है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।